अस्सलाम वालेकुम रीडर्स एंड लिसनर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जी, तो नावल है दिले जनून, एपिसोड 3, वॉइस ओवर बाय अरवा। जी, तो रीडर्स, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे कोई न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, नावल का आगाज़ करते हैं। इन्फाल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले कि इन्फाल कोई जवाब देती, बदरान आलमगीर की भारी आवाज़ पर इन्फाल ने मुड़कर अपने भाई की तरफ देखा। मैं भाई बस यहाँ से गुजर रही थी, इन्फाल ने बमुश्किल अपने आंसुओं को पीते हुए कहा और फ़ौरन वहाँ से चली गई थी। ज़ात ने एक नज़र बदरान आलमगीर की तरफ डाली और फिर आगा जान के कमरे की तरफ चला गया। इस वक्त वो उसके मुंह नहीं लगना चाहता था, ना आलमगीर का कोई ऐसा इरादा था, इसलिए वो भी अपने कमरे की तरफ चला गया। बदरान के वालिद की वफ़ात एक एक्सीडेंट में हुई थी। बदरान, आलमगीर और उसकी छोटी बहन इन्फाल को आगा जान ने पाला था और इन्फाल इन दोनों की लाडली भी थी। ज़ात, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। ज़ात जब दरवाज़ा नोक के कमरे में दाखिल हुआ तो आगा जान ने खुशगवार लहजे में उसको देखते कहा, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। खैरियत थी आगा जान? ज़ात चलता हुआ उनके पास ही बैठ गया और उनके हाथों को चूमा। खैरियत नहीं होगी तो ही मैं तुम्हें याद करूँगा क्या? आगा जान ने खुफगी से कहा। उनकी बात ज़ात के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई थी। तुम्हारा बाप तुम्हें यहाँ आने से रोकता नहीं है? आगा जान ने संजीदगी से पूछा। वो तो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आपसे मिले बगैर मेरा भी तो गुजारा नहीं है ना। ज़ात ने मसनूई अफसरदगी से कहा। तुम बहुत बड़े ड्रामाबाज हो, आगा जान ने उसके कंधे पर हल्की सी चपत लगाते कहा। फिर तो लगता है आप तहसीन को भूल गए हैं। मेरे ख्याल से एक्टिंग में वो माहिर है। वैसे वो कब आ रहा है वापस? आगा जान ने बेताबी से पूछा। ज़ात ने पुरसोच अंदाज में कहा, आजकल में आ जाएगा। उसने मुझे बताया नहीं क्योंकि वो सबको सरप्राइज़ देना चाहता है। ज़ात ने तफसील से बताया। जब अचानक दरवाज़ा नॉक हुआ, दोनों ने गर्दनें मोड़े दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से तहसीन कंधे पर बैग लटकाए थकन ज़दा चेहरे पर मुस्कुराहट लिए आगा जान के कमरे में दाखिल हुआ था। दोनों ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा, जो ज़ात को यहाँ देखते हैरान हुआ, फिर आगा जान के गले जा लगा। हम दोनों भी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे और देखो तुम आ भी गए। आगा जान ने तहसीन के माथे पर बोसा देते हुए कहा। मैं सबसे पहले आपसे ही मिलना चाहता था, इसलिए यहाँ आ गया। तहसीन ने दांत निकालते ज़ात को देखते कहा, जिसने तहसीन को गले लगाया। तुम आराम से पहुंच गए, कोई मसला तो नहीं हुआ ना? ज़ात ने एक आबरू चुकाते पूछा और तहसीन की आंखों में चमक उभर कर मध्यम हुई थी। नहीं भाई, कोई मसला नहीं हुआ, तहसीन ने कहा और आगा जान की तरफ देखते बातें करने लगा। दोनों कुछ देर बैठे आगा जान से बातें करते रहे और फिर इनसे इजाज़त लिए वहाँ से निकल गए। इफ्रा की आंख खुली तो सिर्फ वही इंसान और उसकी पुरस्रार सी आंखें नजर आई थी। इफ्रा फौरन उठकर बैठ गई थी। आप ही कल रात यहाँ कोई आया था और वो बहुत खौफनाक था, इफ्रा ने सैरिश को देखते हुए घबराए हुए लहजे में कहा। सैरिश ने फौरन उसे गले लगाया, उसे गले लगाकर इफ्रा और कहा कि इफ्रा, तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। इफ्रा, मेरी तरफ देखो, यहाँ कोई नहीं है, तुम अब ठीक हो। शुक्र है तुम्हारा बुखार ठीक हो गया, मैं तो घबरा ही गई थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, फिर मुझे खाना भी बनाना है ना। सैरिश ने उसके माथे को चूमते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा और उठकर वहाँ से चली गई। पीछे इफ्रा ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई थी। उसे लग रहा था वो इंसान उसी के आस पास है, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। लेकिन अभी भी बार बार उसकी आंखों के सामने उसी इंसान की आंखें आ रही थी। इफ्रा ने अपनी टांगों को फोल्ड किया और अपने बाजुओं से खुद को फोल्ड किए बैठ गई। सैरिश किचन में दाखिल हुई और इफ्रा के लिए कुछ खाने को बनाने लगी थी। सैरिश सिर्फ खाना बनाती थी और साथ उसके इफ्रा होती थी, लेकिन इफ्रा घर के बाकी काम भी करती थी। सैरिश के अबू की वफ़ात हो चुकी थी। पहले उसकी माँ यह खाना बनाया करती थी, फिर उसकी तबीयत खराब रहने लगी तो सैरिश जो इकलौती थी, मैट्रिक के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और अपनी माँ की जगह यहाँ खाना बनाने लगी थी। उसके हाथ में जायका बहुत था। उसकी माँ काफ़ी वक्त से यहाँ काम करती थी, इसलिए सैरिश जब छोटी थी तो उस वक्त भी अपनी माँ के साथ यहाँ आती थी और उसे यहाँ इफ्रा मिली। दोनों में दोस्ती हो गई थी। सैरिश इफ्रा से बड़ी थी, इसलिए वो उसे आप ही कहती थी। जब वो बेहोश हुए ज़मीन पर गिरी पड़ी थी तो उसे देखते सैरिश के उसान खता हो गए थे। वो इफ्रा को इस हालत में नहीं देख सकती थी। इससे जो सैलरी मिलती उससे वो अपनी माँ और अपना खर्चा निकालती थी। सैरिश यहाँ क्वार्टर में नहीं रहती थी, वो पास वाले छोटे से घर में रहती थी जो उनका अपना घर था। इसलिए रात को वो यहाँ से चली जाती और सुबह आ जाती। सैरिश ने इफ्रा के लिए सूप बनाया और स्टोर रूम की तरफ चली गई। उस लड़की की भीगी आंखें क्यों बार बार मेरे सामने आ रही हैं? मैंने उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां देखी, लेकिन वो लड़की कुछ अलग है। किंग ने सिगरेट का गहरा कश लेते पुरसोच अंदाज में दिल में सोचा। मुझे नफरत है औरत जात से, मैं क्यों उसके बारे में सोच रहा हूँ? सारी एक जैसी होती हैं, खुद गर्ज। अगर वो लड़की मुझे दोबारा मिले तो मैं उसकी जान अपने हाथों से ले लूँगा, किंग ने सर्द लहजे में मुंह में बुड़बुड़ाते हुए कहा। वो तंग आ गया था इन फजूल ख्यालात से जो बार बार उसके दिमाग में आ रहे थे। किंग, उस आदमी का क्या करना है? उसके आदमी ने उसके ख्यालात में खलल डालते पूछा। किंग, जिसका चेहरा पहले ही गुस्से के ज़्यादती से सुर्ख हो रहा था, वो फौरन उठा और अपने कदम तय खाने की तरफ बढ़ा दिए, जिसकी आज खैर नहीं थी। किंग तय खाने में दाखिल हुआ और उसे
चाकू को पकड़े उस बंधे हुए आदमी की तरफ बढ़ा और उससे बालों से दबोचते उसका चेहरा ऊपर किया, जो नीम बेहोशी की हालत में आधी खुली आंखों से किंग का चेहरा देख रहा था। किंग ने चाकू की नोक उसकी गाल पर रखा और एक लंबी लकीर खींची। वो आदमी तकलीफ के मारे बुलबुला पड़ा और पूरी तरह होश में आते चीखने लगा और रहम की भीख मांगने लगा। किंग ने उसकी दूसरे गाल पर भी गहरा कट लगाया। खून उसके हाथों को रंगीन कर गया था। उसे तकलीफ में तड़पते देख किंग को अच्छा महसूस हो रहा था। उसी चाकू से कुछ गहरे निशान किंग ने उसके सीने पर बनाए। वो आदमी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर से बेहोश हो गया, लेकिन किंग उसे होश में रखना चाहता था ताकि वो तकलीफ को महसूस कर सके। गर्म पानी लाओ, किंग की धार पर उसके आदमी फौरन उबलता हुआ पानी ले आए। किंग ने इशारा किया तो आदमी ने पानी उस पर डाल दिया। पानी इतना गर्म था कि एक सेकंड में उसका चेहरा और गर्दन जलने की वजह से सुर्ख हो गई और वो आदमी होश में आते ही बेबसी से तड़प रहा था। रात में अगर ये बच गया तो इसे मार देना, लेकिन रात से पहले नहीं, किंग ने अपने आदमी को हुक्म देते कहा और भारी कदम लेता वहां से चला गया। किंग के आदमी भी अपने साथी को आंखों में रहम लिए देख रहे थे। वो जानते थे कि किंग कितना बेरहम, इसलिए कोई उसे धोखा देने के बारे में सोचने से पहले मरना पसंद करता। लेकिन उस आदमी ने पैसों के लालच में किंग को धोखा दिया और जिसकी सजा वो भुगत रहा था। ज़ात तसीन के साथ घर दाखिल हुआ तो रुखसाना जो किचन से बाहर आ रही थी, तसीन को देखते ही उसने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। जब मुस्कुराते हुए अपनी माँ के गले जा लगा। मॉम कैसे हैं आप? मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया था। तसीन ने अपनी माँ के हाथों पर बोसा देते हुए कहा, जिसकी आंखें भीग चुकी थी। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। रुखसाना ने जज्बाती लहजे में कहा। मॉम अब तो मेरा इरादा भी नहीं कहीं जाने का, अब मैं यहीं रहूंगा। डैड कहाँ है? तसीन ने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाते पूछा। वो किसी काम से बाहर गए हैं। तुम ऐसा करो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हमें तुम्हारी खाला की तरफ जाना है। रुखसाना ने खुशी से कहा। वो तसीन को देखकर खुश हुई थी कि अब वो भी उनके साथ जाएगा। पहले शबाना ने उनकी तरफ आना था, फिर रुखसाना ने मना कर दिया कि वो लोग आएंगे, फिर ज़ात और शिबा की बात पक्की करेंगे। खाला की तरफ कोई खास वजह है क्या? तसीन ने सोफे पर बैठते ही पानी का गिलास लबों से लगाते पूछा। हाँ, आज मैं चाहती हूँ ज़ात और शिबा की बात पक्की हो जाए, रुखसाना ने खुशगवार लहजे में कहा। और तसीन जो पानी पी रहा था, सीधा पानी उसके हलक को जा लगा और जोर जोर से खांसने लगा। ज़ात बेतासुर चेहरा लिए खड़ा था। उसका बाप पहले ही उसे अपना फैसला सुना चुका था कि उसकी शादी शिबा से होगी। उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। उसे किसी भी हाल में अपने बाप की बात माननी थी। तसीन बेटा आराम से, रुखसाना ने फौरन उसके पास आई और उसकी पीठ थपथपाते परेशानी से कहा। तसीन ने ज़ात की तरफ देखा जो सामने दीवार को घूर रहा था। मॉम मैं फ्रेश हो जाऊं? तसीन ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा। हाँ बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, रुखसाना कहते ही वहां से चली गई। जब तसीन चलता हुआ ज़ात के पास आया, भाई, तसीन ने उसे पुकारा, जबकि ज़ात ने हाथ के इशारे से उसे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, और अगर थक गए हो तो आराम कर सकते हो, वहाँ जाना ज़रूरी नहीं है। ज़ात ने संजीदगी से कहा और वहाँ से अपने कमरे की तरफ चला गया। पीछे तसीन ने परेशानी से अपने भाई की तरफ देखा था। वो अच्छी तरह जानता था कि इनफाल उसके भाई को पसंद करती है, लेकिन न जाने क्यों वो मुर्तज़ा की हर एक बात मानता था। तसीन भी अपने कमरे की तरफ चला गया। तुम कब आए? मुर्तज़ा ने मुस्कुराते हुए तसीन को देखते पूछा और उसको कहा कि तुम कब आए? मुर्तज़ा ने मुस्कुराते हुए गले लगाया। थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। आप कैसे हैं डैड? तसीन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं भी ठीक हूँ, तुम भी साथ चल रहे हो? मुर्तज़ा ने उसे तैयार देखा तो पूछा। जी बिल्कुल, मेरे भाई की बात पक्की होने जा रही है, तुम्हें भला कैसे ना आता? तसीन ने कहा तो मुर्तज़ा उसकी बात सुनते ही हंसने लगा। इतने में रुखसाना भी आ गई। ज़ात भी चेहरे पर संजीदगी लिए वहाँ आया। तसीन की नज़रें ज़ात के चेहरे पर जमी थी और ज़ात को उसकी नज़रें जहर लग रही थी, इसलिए उसे एक खुरी से नवाजा जिसने अपने दांतों की नुमाइश की। चले मोम, तसीन ने अपनी माँ के बाजू में हाथ हाई करते कहा, फिर चारों घर से निकल गए। दूसरी जानिब शबाना के घर तैयारियां जोर शोर पर थी। वो बहुत खुश थी। दोनों की फैमिली ने 1 साल पहले ही इस बात का फैसला कर लिया था कि शिबा ज़ात की दुल्हन बनेगी और आज दोनों की बात पक्की होने जा रही थी। सैरिश, खाना तैयार है ना? मुझे किसी किस्म की कोई कोताही नहीं चाहिए। शबाना ने किचन में दाखिल होते ही पूछा। जी बीबी जी, सब कुछ तैयार है। सैरिश ने शबाना को देखते कहा। और वो नवाबजादी कहाँ है? शबाना ने इफ्रा का पूछा। बीबी जी, अगर आप बुरा ना मनाए तो वो आज के दिन आराम कर ले। मेरा मतलब है ये ना हो कि फिर से वो बेहोश हो जाए, और आज तो वैसे भी आपकी बहन आ रही है ना, तो ये फंक्शन ना ख़राब हो जाए। सैरिश ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। ठीक है रहियो, फिर उसे बाहर ना आने देना, मैं नहीं चाहती कि कोई मसला हो। शबाना कहते ही वहाँ से चली गई। पीछे सैरिश ने गहरा सांस लिया था। वो किचन से बाहर आई तो आवाज़ों से उसे लग रहा था कि शबाना की बहन आ चुकी है। उसे रुखसाना पसंद थी, जो शबाना की तरह तो बिल्कुल भी नहीं थी। ज़ात और तसीन के सामने ये कभी नहीं आई थी, ना उसे आने की ज़रूरत थी, लेकिन अब शायद कुछ तब्दील होने वाला था। शबाना इतने दिनों बाद रुखसाना को देखकर खुश हुई थी। खालिद भी मुर्तज़ा और उसके दोनों बेटों से मिला था। चलिए अंदर, खालिद ने कहा और फिर सारे अंदर की जानिब चले गए। तसीन ने कहा कि वो गाड़ी पार्क करके आता और बाकी सारे अंदर चले गए। तसीन गाड़ी पार्क करते अंदर की जानिब बढ़ रहा था जब उसकी नज़र अपने ध्यान चलते सैरिश पर पड़ी, जो स्टोर रूम की तरफ इफ्रा के पास जा रही थी, जिसने सादा सा ब्लू रंग का सूट पहना था। मेकअप से पाक चेहरा न जाने क्यों उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर गया था।
तसीन ने अपने कदमों को रोका और खड़ा सैरिश को देखने लगा। सुनो, इससे पहले कि वह तसीन की नज़रों से ओझल होती उसने सैरिश को पुकारा था, जिसने रुकते हुए नासमझी से तसीन को देखा। तुम्हारा नाम क्या है? तसीन ने गहरी नज़रों से उसे देखते पूछा। सैरिश को उसको इस तरह देखना अजीब लगा था। सहरिश, और मैं इस घर में काम करती हूँ, सैरिश ने न जाने क्यों उससे बताया था। तुम यहाँ क्या काम करती हो? तसीन ने नासमझी से पूछा। मैं यहाँ की मुलाजमा हूँ, सैरिश ने संजीदगी से कहा। मुलाजमा इतनी खूबसूरत भी होती है? मुझे मालूम नहीं था। तुम्हें मैंने पहले यहाँ क्यों नहीं देखा? तसीन चलता हुआ सैरिश के पास आया और एक आबरू चुकाते पूछा। आपको मुझसे कोई काम है? सैरिश ने करख्तगी से पूछा। ओह, एक मुलाजमा पर इतना एटीट्यूड सूट नहीं करता, तसीन ने तीखे लहजे में कहा। तो फिर किसने कहा है कि यहाँ खड़े होते हुए एक मुलाजमा पर अपना वक्त ज़ाया करें? सैरिश ने गुस्से से कहा और वहाँ से जाने के लिए मुड़ी, क्योंकि उसे तसीन का बात करने का अंदाज अच्छा नहीं लग रहा था। तसीन ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जो सीधा उसके गले आ लगी थी। मुझसे आज तक किसी ने इस लहजे में बात नहीं की, खासतौर पर किसी मुलाजमा ने, तसीन ने उसकी आंखों में देखते सर्द लहजे में कहा। दोनों में फासला ना होने के बराबर था। तसीन की सांसों की तपश उसके चेहरे पर पड़ रही थी। न जाने तसीन को भी क्या हो गया था। तो अपना वक्त आप मुझ जैसी मुलाजमा पर क्यों ज़ाया कर रहे हैं? और एक बात, मैं मेहनत करके कमाती हूँ, लेकिन मेरी भी इज्जत नफ्स है। आइंदा मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, सैरिश ने सर्द लहजे में उसे पीछे धक्का देते कहा। आंखें उसकी नमकीन पानी से भर गई थी, जिसे तसीन ने भी महसूस किया था। सैरिश अपनी बात कहते ही वहाँ से चली गई। पीछे तसीन अभी भी वहीं खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। जा रही है। ये तो रीडर्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।